गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है। मुस्लिम विधि के तहत जो हिबानामा निष्पादित किया जाता है उसको लेकर अक्सर हमारे मन में कई तरीके के सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या हिबा मौखिक रूप से मान्य है या लिखित कर लिया हमने तो उसका पंजीकरण करवाना क्या आवश्यक है। क्या उसको स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा या उसको सादे पेपर पर लिखा जाएगा, या सादे सफेद पेपर पर उसको लिख लें या सादे हरे हरे पेपर पर उसको लिख लें। आदि कई सवालात हमारे मन में हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं और हम ये सोचकर एक उलझन में पड़ जाते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में हिबानामा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है तो भला इसका रजिस्ट्रेशन क्यों ना करवाएं। मुस्लिम विधि में उसको रजिस्ट्रेशन से छूट किस प्रकार से दी गई है, इस पॉइंट पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिन जिन कानूनों की आज हमें आवश्यकता पड़ेगी उसमें सबसे पहले हम हिबा और दान की कानूनी परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारे आज के वीडियो के टाइटल से ही संबंधित धाराएं हैं। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 पर हम चर्चा करेंगे। स्टाम्प एक्ट अधिनियम 1899 की धारा 3 पर हम चर्चा करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 और 129 पर हम चर्चा करेंगे। 123 में दान की परिभाषा दी गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, उसको भी हम देखेंगे। और 129 जो बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, जो हमारे आज के वीडियो की बेसिक जिसको कह सकते हैं हम आधारशिला या जड़ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसी के तहत मुस्लिम विधि में पंजीकरण से छूट दिए जाने का प्रावधान किस प्रकार से बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर याददाश्त हिबानामा क्या होता है जिसको हम मेमोरेंडम कहते हैं, स्मरण पत्र, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक गुलाम अहमद शफी विरुद्ध मोहम्मद सिद्दीक AIR 1974 JNK 59, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मंसूर साहेब डेड एंड ओ अदर्स सलीम बाय एंड अदर्स 20 दिसंबर 2024, ये जो फैसला है हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सभी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं क्योंकि कई व्यूअर्स ने मुझसे इस पर सवाल भी किया था कि सर क्या हिबानामा सादे हरे कागज पर भी मान्य है, क्या मुस्लिम विधि के तहत हिबानामा मौखिक भी किया जा सकता है, हिबानामे की आवश्यक शर्तें क्या हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिकों पर गहराई के साथ और बड़ी सूक्ष्मता से हम चर्चा करेंगे। इस सभी टॉपिक को, इन सभी कानूनों को मैंने एक ई बुक के अंदर आपके लिए तैयार किया है, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। तो आइए सर हम वीडियो प्रारंभ करते हैं और आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक समाज में अक्सर इसकी हमें जरूरत पड़ती है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो सवाल हमारे मन में सबसे पहले ये उठता है कि क्या इसका पंजीकरण करवाना आवश्यक है, क्या इसको मौखिक किया जा सकता है, क्या इसको सादे हरे कागज पर लिखा जा सकता है, क्या इसको स्टाम्प पेपर पर लिखना पड़ेगा 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के या 1000 पे। आज इन सभी बातों के सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये आप जो देख रहे हैं ई बुक है, इसमें सबसे पहले हम हिबा के अर्थ को समझेंगे कि आखिर हिबा की परिभाषा मुस्लिम विधि में क्या दी गई है। उसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 में क्या परिभाषा दी गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है हम उस पर आएंगे। आइए सर, सबसे पहले सर हम हिबा दान की कानूनी परिभाषा क्या है इसको समझ लेते हैं। हिबा का अर्थ क्या है। हिबा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उपहार देना या दान करना होता है। मुस्लिम विधि के अनुसार हिबा वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी पारिश्रमिक या प्रतिफल, जिसे कॉन्सिडरेशन भी कहते हैं, कि अपनी चल या अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को स्थायी रूप से देकर मालिक बना देता है। मतलब जिस प्रकार से विक्रय में पैसे लिए जाते हैं और प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसको विक्रय कहा जाता है, उसमें एक मूल्य दिया जाता है, लेकिन इसमें बिना कोई मूल्य लिए, बिना कोई राशि लिए
सिर्फ प्रेम और स्नेह के कारण वो संपत्ति चल या चल दूसरे को देकर मालिक बनाया जाता है, उसको हिबा कहते हैं। इसकी जो परंपरागत परिभाषा जो हिदाया के अनुसार है, वो उसको भी सर हम देख लेते हैं। ए हिबा is a transfer of property made immediately and without any exchange by one person to another and accepted by or on behalf of the latter। मतलब ये तुरंत संपत्ति का अंतरण कर देता है, जैसा कि वसीयत के ठीक विपरीत। वसीयतकर्ता के जीवन काल तक वसीयतकर्ता ही उसका मालिक रहता है, और जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है तब वो वसीयत में जिसको उत्तराधिकारी बनाता है उसको उस पर मालिकाना हक प्राप्त होते हैं। और यदि उसमें भी वसीयत को चुनौती दे दी जाती है तो फिर प्रोबेट लेना आवश्यक होता है न्यायालय से। तो इसके ठीक विपरीत हिबानामे में तुरंत संपत्ति का ट्रांसफर अंतरित हो जाता है। यह सबसे इसमें महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। और जैसे कि मुस्लिम विधि में, क्योंकि हम मुस्लिम विधि की बात ही कर रहे हैं, कि 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। यदि 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत करता किसी वारिस को करता है तो अन्य वारिसों की सहमति लेना उसको जरूरी है, वरना जो अधिक संपत्ति जो उसने वसीयत की है वो शून्य होगी और 1/3 तक ही उसकी वसीयत वैध मानी जाएगी। लेकिन हिबा में संपूर्ण संपत्ति को भी वो किसी को दे सकता है, इसमें ये वाला कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अब इसमें जो भारतीय विधि में हिबा की जो स्थिति बताई गई है हम उसको देख लेते हैं सर। भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ जो जिसको हम शरीयत एक्ट भी कहते हैं 1937 मान्यता प्राप्त एक विशेष अधिनियम है। द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार मुस्लिमों के लिए हिबा से संबंधित मामलों में इस्लामी शरीयत लागू होती है। इसमें हिबा के लिए 3 मुख्य तत्व आवश्यक हैं सर, नेसेसरी चीज है इसमें 3 जो मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर आप ये वीडियो, क्योंकि ये चीजें अगर आप हिबानामे में नहीं लिखते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग में, उसकी प्लीडिंग में, तो वो हिबा अधूरा माना जाएगा और विधि अनुसार उसको अदालत मान्य नहीं करेगी और उससे आपको कोई भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप संपत्ति पर मालिकाना हक मुस्लिम विधि के तहत विधि अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन शर्तों का पालन करना आवश्यक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी यही बात बताई गई है। नंबर 1 है प्रस्ताव, जिसको कहते हैं ऑफर। जो संपत्ति का मालिक है वो प्रस्ताव करता है कि मैं आपको मेरी संपत्ति दान में देता हूं, स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी दबाव के, राजी खुशी से और स्वस्थ चित्त अवस्था में आप इसको क्या लेना चाह रहे हैं, ये उसका प्रस्ताव है। दाता द्वारा उपहार देने का स्पष्ट इरादा कहते हैं इसको। जब दाता ये स्पष्ट इरादा करता है तो जो दान गृहीता, जो लेने वाला है, वो कहता है कि मुझे आपका दान स्वीकार है, आपने जो दान दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये नेसेसरी शर्तें हैं, 2 चीज हो गई। उसके बाद संपत्ति का अंतरण होता है, तीसरा कब्जा, डिलीवर ऑफ पोजीशन, उपहार की वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण देना। दाता ने कहा, हिबा की घोषणा की, गृहीता ने उसको स्वीकार किया और संपत्ति पर कब्जा लिया। तो 3 चीजें हो गई सर इसमें। कौन कौन सी? नंबर 1 डिक्लेरेशन, नंबर 2 एक्सेप्टेंस जिसको हम स्वीकृति भी कहते हैं, और नंबर 3 कब्जा, डिलीवर ऑफ पोजीशन। ये तीनों चीजें सर इसमें नेसेसरी हैं। यदि इसमें से एक भी चीज रह जाती है तो वो हिबा शून्य माना जाएगा। मुस्लिम विधि अनुसार आपको उस हिबानामे से कोई भी मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये तीनों पूर्ण हो जाए तो हिबा वैलिड मानी जाती है, भले ही वह मौखिक हो और उसका पंजीकरण ना किया गया हो। मतलब मुस्लिम विधि के तहत मौखिक हिबा भी मान्य है। पंजीकरण करवाना आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, उसमें आपकी स्टाम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट के द्वारा नियत की जाती है आपको अदा करना होगी, और वरना आपका मौखिक हिबा भी मुस्लिम विधि के तहत मान्य है। हिबा और गिफ्ट में क्या अंतर है? सामान्यता इसको हम देख लेते हैं। हिबा और सामान्य गिफ्ट अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122। परिभाषा है, मुस्लिम कानून के अंतर्गत बिना पारिश्रमिक के संपत्ति का तत्काल हस्तांतरण होता है मुस्लिम विधि में हिबा में। और टीपी एक्ट की धारा 122 के अंतर्गत बिना मुआवजे के स्वैच्छिक हस्तांतरण किया जाता है। कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट लागू होता है और इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लागू होता है। इसमें जो अगला बताया रजिस्ट्रेशन के ऊपर, हिबा में
मौखिक हिबा मान्य होता है, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है यदि कब्जा दे दिया गया हो। ये मुस्लिम विधि में एक विशेष प्रावधान दिया गया है। ये प्रावधान आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मुस्लिम विधि में बताया गया है कि मौखिक हिबा भी किया जा सकता है और वो विधि अनुसार मान्य किया गया है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122 में अचल संपत्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। आवश्यकताएं क्या है इसमें सर? मुस्लिम विधि में प्रस्ताव, स्वीकृति और कब्जा, जो 3 चीज मैंने आपको बताई हैं। और पंजीकृत लिखित, ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक तो पंजीकृत लिखित होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए और सभी नागरिकों पर सिविल कानून के पंजीकृत लिखित और स्वीकृति, ये इसमें बताया गया। और लागू जो हिबानामा सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों पर लागू है और ये सिविल कानून के अंतर्गत आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणी हम देख लेते हैं सर। मुस्लिम कानून में हिबा के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आवश्यक नहीं है यदि कब्जा सौंपा जा चुका हो, परंतु ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन अचल संपत्ति के लिए अनिवार्य है। ये मुख्य डिफरेंस है। ये तो सर हमारी हिबा की डेफिनेशन हो गई। अब हम उस महत्वपूर्ण ला की ओर चलते हैं जो हमारे वीडियो का मुख्य आधार है और मुख्य बुनियाद है, जिससे आपके सारे डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हिबा की परिभाषा तो सर आपकी समझ में आ गई कि 3 नेसेसरी शर्तें जरूरी हैं। आप अगर ड्राफ्टिंग भी करते हैं तो उसमें तीनों शर्त होना जरूरी है। डिक्लेरेशन होना चाहिए, नंबर 1 है डिक्लेरेशन, दूसरा एक्सेप्ट करना दान ग्रहीता के द्वारा, और नंबर तीसरा है डिलीवर ऑफ पोजीशन। ये तीनों चीजें सर आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए सर। प्रश्न, क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है? इसका उत्तर है, यह उत्तर 2 स्तरों पर दिया गया है। नंबर 1 हम सामान्य भारतीय कानून के अनुसार देखेंगे और दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार। क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है? सामान्य भारतीय कानून के अनुसार पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 की उपधारा बी के अनुसार यदि कोई अचल संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपए से अधिक है जीवित व्यक्ति के द्वारा हस्तांतरित की जाती है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है। ये जो है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति हिबा यानी गिफ्ट के माध्यम से अचल संपत्ति जैसे भूमि, मकान देता है तो उसका पंजीकरण आवश्यक होता है, अन्यथा उस पर कानूनन दावा करना कठिन होगा। मतलब यदि उसने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उस हिबा से उसको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होंगे, ना तो उसका नामांतरण होगा और ना ही उसके आधार पर वो अदालत में दावा लगाकर मालिक होने की मांग कर सकता है। क्योंकि यदि अदालत में वो दावा लगाता है तो अदालत के द्वारा यही कहा जाएगा कि ये दस्तावेज आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है, इसलिए हम आपको इस पर कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। तो ये इसी प्रकार से जैसे हम इसको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से भी समझ लेते हैं सर हम, कि हम एक 50 रुपए के स्टाम्प पर या सादे कागज पर खरीदी बिक्री कर ली, पूरा पैसा दे दिया, कब्जा ले लिया और कल से कोई विवाद हुआ तो हम उस कागज को लेकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष गए दावा लगाने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1934 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत कि माननीय जज साहब ये हमारे पास कागज है, सादे कागज पे हमने इसकी खरीदी बिक्री कर ली है और हमें मालिक घोषित किया जाए, तो वो आपको मालिक घोषित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून पहले बन चुका है। इसी प्रकार से यदि आपने भारतीय कानून के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत मुस्लिम विधि में परिस्थिति दूसरी हो जाती है। क्या हो जाती है उसको हम देख लेते हैं सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हिबा का अर्थ बिना किसी बदले कॉन्सिडरेशन के किया गया स्वैच्छिक उपहार मुस्लिम लॉ के अनुसार हिबा कहलाता है। और हिबा के लिए 3 शर्तें पूरी होना आवश्यक है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। यदि ये जो है कि डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना दान ग्रहीता के द्वारा और डिलीवर ऑफ पोजीशन, ठीक है सर, यदि ये तीनों शर्तें पूरी हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिबा वैध मानी जाती है, भले ही वह रजिस्टर्ड ना हो। भारतीय कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो बताया गया है प्रावधान उसमें वो मौखिक भी है और तीनों शर्तों का पालन किया गया है, तो आप उसमें मालिक आपको वो विधि अनुसार हक आपका ट्रांसफर उसमें हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बड़ी गौर करने वाली बात है, अगर हिबा को दस्तावेज डीड के रूप में लिखा गया है, ये तो मौखिक हो गया सर। अब यदि आप उसको रिटर्न रूप दे रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं आप, और वह अचल संपत्ति संबंधित है,
तो पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार उसका पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि मौखिक तो आपका मान्य हो गया, लेकिन आपने उसको लिखा और उसी समय आपने उसका एग्जीक्यूशन भी किया, और एग्जीक्यूशन के साथ ही आपने सभी काम मतलब उसी समय किया जैसे रजिस्टर विक्रय विलेख में होता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो जाता है। लेकिन यदि आपने उसको एक स्मरण पत्र के तौर पे बाद में लिखा, जैसे कि आपने पहला हिबानामा कर दिया और बाद में आपने याददाश्त हिबानामा लिखा, तो चूंकि वो हिबा की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो पहले हो चुकी हैं, डिक्लेरेशन, एक्सेप्ट करना, डिलीवर ऑफ पोजीशन, अब खाली बतौर साक्ष्य के आप उसको एक लिखित रूप देना चाहते हैं, तो इस प्रकार का हिबानामे को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 से रजिस्ट्रेशन से भी छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि वो हिबानामा उस समय हुआ ही नहीं है जब आपने लिखित रूप दिया, वो तो पहले ही हो चुका है सर। इसके संबंध में धारा 129 है जिसमें मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जो ई बुक में से वही जानकारी मैं पहले प्रदान कर देता हूं। अगर हिबा को सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणी है सर, इसमें मोहम्मद अब्दुल गनी विरुद्ध फकर जहान बेगम 1922 का एक केस है। अनरजिस्टर्ड हिबा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ इफ डिलीवर ऑफ पोजेशन इज प्रोवाइड। यदि कब्जा सौंपा गया है तो बिना पंजीकरण का हिबा भी वैध माना जाता है। लेकिन अब कई अदालतें ये कहती हैं कि यदि हिबा दस्तावेज के रूप में किया गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा सर? उस सवाल का भी सर में आपको जवाब मिल जाएगा कि किस कंडीशन में हिबा का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। लिखित रूप भी आप देंगे तो भी रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। कब, वो किस कंडीशन में होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो हमारा टॉपिक है इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। मुस्लिम हिबा मौखिक है और कब्जा दे दिया गया है, स्थिति अगर ये है तो पंजीकरण आवश्यक नहीं है और वो मान्य होगा। दूसरा है हिबा अचल संपत्ति का है और दस्तावेज में लिखा गया है, हाँ उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। लेकिन वो जो एक तीसरी स्थिति है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अन्य धर्मों के व्यक्ति द्वारा किया गया हिबा, हाँ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है उसका सर। इसमें एक गुलाम अहमद शफी बनाम मोहम्मद सिद्दीकी AIR 1974 JNK 5962 फुल बेंच का सार। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। क्या मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक हिबा दान बिना रजिस्ट्रेशन के वैध है? ये इसी पॉइंट पर ये इसमें बताया गया है। इस निर्णय की जो मुख्य बातें हैं उसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 और 129 मुस्लिम हिबा पर लागू नहीं होती हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सर बुक के अंदर से भी मैं बता देता हूं, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम में आपके लिए लेके बैठा हुआ हूं और इसमें जो डेफिनेशंस दी गई हैं मैं उसको पहले सर मैं दान की परिभाषा पढ़ देता हूं वरना ये रह जाएगी। ये अध्याय 7 में दिया गया दान के विषय में। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत जो डेफिनेशन दी गई है इसमें बताया गया है दान की परिभाषा में, दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो, बिना कंसिडरेशन के, जैसा कि मुस्लिम विधि में भी बताया गया है, और अदाता द्वारा या की ओर से प्रतिगृहित किया गया हो, मतलब जो दान ग्रहीता है वो या उसकी ओर से कोई उसको स्वीकार करे। प्रतिग्रहण कब करना होगा? ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा, ये नेसेसरी शर्त है इसमें। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन 122 में सर दी गई है और इसमें अचल संपत्ति का दान बगैर रजिस्ट्री का वैध होगा, ये TP एक्ट के तहत बताया गया है सर ये। और इसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है 129, उस पर हम आ जाते हैं। इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूं तो इसमें आपको बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में ई बुक में आपको आगे भी बताऊंगा, बड़े आसान और सरल शब्दों में मैंने आपके लिए पूरा लिख के रखा है इसमें सर। 129 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129, आसन्न मरण दान और मोहम्मदन विधि की व्यावृत्ति। इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध जंगम संपत्ति के उन दानों से नहीं है जो मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए हों और ना वह मोहम्मदन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। मतलब
ये जो एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन संबंधी जो प्रावधान बताए गए हैं, ये मुस्लिम विधि पर इसमें लागू नहीं होंगे। वो किस प्रकार से नहीं होंगे, ये धारा 129 में आगे बताया गया है। इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं सर। 129, सेविंग ऑफ डोनेशन, मोर्टिस, कौसा एंड मोहम्मदन लॉ। नथिंग इज दिस चैप्टर रिलेट्स टू गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन contemplation of death or shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law। टिप्पणी में लिखा है सर, मौखिक दान तथा उसके रजिस्ट्रीकृत होने की आवश्यकता यदि ये दोनों धाराएं मुस्लिम को अधिक्रांत नहीं करती हैं, मतलब मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होती हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 एवं 129 मौखिक दान से संबंधित मामलों पर मुस्लिम विधि को अधिक्रांत नहीं करती, मतलब इसके जो प्रावधान हैं वो मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होते हैं। यह आवश्यक नहीं होता है कि इस प्रकार के मामलों में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 एवं धारा 138 अपेक्षित एवं रजिस्ट्रीकृत लिखित होनी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है, इसमें 123 और 138 यथा अपेक्षित एक रजिस्ट्रीकृत लिखित होना चाहिए। लेकिन यदि लिखित में निष्पादन होता है, अब यहां सर गौर करने वाली बात है, लिखित में निष्पादन होता है और इसका निष्पादन दान करने के साथ समकालीन होता है, उसी समय होता है, तो उस मामले में लिखत को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन यथा अपेक्षित अवश्य होना चाहिए। मतलब धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी है, जरूरी है। कब? जैसे कि आपने आज ही हिबानामा लिखा और आज ही उसकी घोषणा भी की, उसकी स्वीकृति भी की और कब्जे का भी डिलीवर आपने आज ही किया और आज ही की तारीख में उसको लिखित रूप भी दिया, तो ये समकालीन समय में सभी कार्य एक समय में हुए, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। मुस्लिम विधि के तहत भी, मुस्लिम विधि के तहत भी यदि आपने हिबानामा उसी समय किया है तो आवश्यक होगा। लेकिन इसमें जो आगे बताया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि इतने पर भी दान देना एक पूर्ववर्ती कार्य है, मतलब दान पहले दिया जा चुका है मुस्लिम विधि के तहत, 2 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले या 8 साल पहले दान की सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, जिसमें दाता द्वारा दान की घोषणा की गई, दान ग्रहीता द्वारा दान को स्वीकार किया गया और उसका कब्जा भी ले लिया गया 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल पहले। और ऐसे समय बीतता गया और 8 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल बाद उनको ये महसूस हुआ कि हमें इसमें नामांतरण करवाने में या अन्य किसी कार्य में इसको हमें लिखित रूप दे देना चाहिए। तो बतौर साक्ष्य के वो एक मेमोरेंडम के रूप में एक याददाश्त हिबानामा लिख लेते हैं, जिसको हम स्मरण पत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार के हिबानामे का जो लिखित रूप है उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 3 भी सर लागू होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो किस प्रकार से लागू होती है। इसमें यदि इतने पर भी दान देना एक पूर्ववर्ती कार्य है और विलेख का निष्पादन कथित व्यवहार का साक्षी होने वाले की हैसियत से बाद में किया जाता है, तब उसके रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे गौर से समझने वाली बात है सर। यही वो मुख्य बिंदु है, यही वो ट्रिगर है कि यदि आपने इस प्रकार से हिबानामा लिखा, जो पहले हिबा हो चुका है उसकी याददाश्त के लिए आपने लिखा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आप मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम विधि के तहत आपने समकालीन समय में एक ही समय में सभी कार्यों को किया है, हिबा की घोषणा, हिबा की स्वीकृति, कब्जे का डिलीवर और लिखित रूप, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा, वरना आपको उससे मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सर हम इसमें। कारण कि विलेख का सृजन दान दिए जाने के पश्चात किया जाता है। जो पूर्ववर्ती दान किया गया था, विलेख का उसका सृजन बाद में किया गया है, इसलिए वह उस व्यक्ति के पक्ष में निष्पादक से संपत्ति के स्वामित्व को अंतरित करने के परिणाम स्वरूप दान का सृजन या दान को पूरा नहीं करता। मतलब वो सिर्फ एक बाद में बतौर साक्ष्य के लिखा गया है, उस समय हक का ट्रांसफर नहीं हुआ है, मालकाना हक का ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो 2 साल पहले या 4 साल पहले या 8 साल पहले हो चुका है और बतौर साक्ष्य के उसको लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में उसको रजिस्ट्रेशन से मुक्त माना गया है। और चूंकि आप बाद में जब उसको लिख रहे हैं तो वो खाली बतौर एक याददाश्त के आप लिख रहे हैं और सारी शर्तें पहले आप पूरी कर चुके हैं, उसके कब्जा भी ले चुके हैं और सभी तीनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आपने उसको आज ही लिखा
और सभी शर्तें, तीनों शर्तें जो हैं वो आज ही की आपने, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, वरना आपको उससे मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 की जो डेफिनेशन है, उसकी टिप्पणी में जो दिया गया वो पढ़ के सर मैं आपको बता रहा हूं। ये कानून के तहत मैं इस धारा की व्याख्या जो इसमें लिखी हुई है उसी व्याख्या को करके सर मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको भी आपके जीवन में इस प्रकार के हिबानामे की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस कानून को खास तौर से याद रखिएगा सर, वरना लोग अक्सर यही गलती करते हैं। आप इस गलती को ना करिएगा। लोग अक्सर यही भूल करते हैं कि उनको एक ही बात याद रहती है सिर्फ कि मुस्लिम विधि के तहत मौखिक हिबानामा हो जाता है और मालिक बन जाते हैं तो हम इसको लिखित रूप दे लेते हैं। अब जब वो हिबानामा लिखने बैठते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, वकील साहब से मिलते हैं, तो अधिकांश वकील साहबों को जानकारी होती है। कई बार वो सीधे टाइपिस्ट के पास चले जाते हैं और कह देते हैं कि भाई हिबानामा टाइप कर दो, तो वो जिस दिन जाते हैं वही तारीख उसमें लिख देते हैं और वो सारी शर्तें, कई बार तो शर्तें भी नहीं लिखी जाती हैं और वो उसको लेके घूमते रहते हैं सालों। और जब कोई विवाद झगड़ा पैदा होता है या नामांतरण के लिए जाते हैं और जब उनको सरकारी विभाग के द्वारा मना किया जाता है तब उनकी आंख खुलती है सर। तो मैं आपकी आंख पहला ही खोल रहा हूँ, ये कानून की जानकारी मैं आपको पहला ही दे रहा हूँ। आप इसमें सचेत रहें, जागरूक रहें, और यदि आप हिबानामा करते हैं तो इन शर्तों का, इन कानूनों का ध्यान रखते हुए आप करें। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर कि मौखिक दान के आधार पर ये जो गुलाम अहमद शफी बनाम मोहम्मद सिद्दीकी का जो प्रकरण है वो इसी में दिया हुआ है बुक के अंदर। मैंने आपको ई बुक के अंदर भी इसमें लिखा हुआ है। इसमें आगे दो चीजें और पढ़ देता हूं जो इसमें लिखी हुई हैं। मौखिक दान के आधार पर दाखिल खारिज हेतु किए गए प्रतिवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा दाखिल खारिज करने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध निगरानी एवं अपील दोनों विचाराधीन की। दाखिल खारिज के लिए अभिलिखित नोटिस खातेदारों को नहीं दी गई, मतलब सूचना दिए बगैर वो नामांतरण कर दिया गया। निर्णित किया गया कि दाखिल खारिज का आदेश अवैध है। ये नज्जो बनाम मुरसलीम 1992 विधि निर्णय एवं सामयिक 505 में बताया गया है। इसी प्रकार से एक और साइटेशन है कि मुस्लिम द्वारा किया गया मौखिक दान कृषि भूमि के संबंध में नहीं हो सकता। कृषि भूमि के अलावा अन्य चल तथा अचल संपत्ति का मुस्लिम द्वारा मौखिक दान मान्य किया गया, इसलिए मौखिक दान किए गए भूमि के संबंध में नामांतरण नहीं हो सकेगा। रसूल बेग बनाम मोहम्मद 1992 विधि निर्णय एवं सामयिक 319 इसमें बताया गया है मौखिक दान, तो उसको आपको लिखित रूप यदि आप देते हैं तो याददाश्त हिबानामे के रूप में भी दिया जा सकता है, जो है कि, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि याददाश्त दिया जाए, लेकिन ये कानून जो दिया हुआ है उसी के तहत में 129 के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो सर हो गई सर हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत जो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। हम अब ई बुक में आगे बढ़ते हैं सर हम कि इस धारा के तहत अचल संपत्ति का हिबा रजिस्टर्ड दस्तावेज से होना आवश्यक है, लेकिन मुस्लिम ला इससे मुक्त है। मुस्लिम विधि में हिबा वैध तभी माना जाएगा जब प्रस्ताव, स्वीकृति और कब्जा दिया गया हो। यदि ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो हिबा मौखिक रूप से वैध माना जाता है। कोई लिखित दस्तावेज या पंजीकरण आवश्यक नहीं है। अगर हिबानामा, रिटर्न गिफ्ट सिर्फ एक घोषणा है और कब्जा नहीं दिया गया है तो वह अवैध माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है सर, पांचवा पॉइंट इसमें, इवन अ रिटर्न हिबानामा डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इफ इट इज नॉट इंटेंड टू ऑपरेट एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बट इज मेरली अ मेमोरेंडम ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट। ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। इसका जो निष्कर्ष है सर हम वो देख लेते हैं। स्थिति है, आप देख रहे हैं चार्ट में, एक तरफ स्थिति लिखी है और दूसरी तरफ क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है लिखा हुआ है। नंबर 1 है मुस्लिम मौखिक हिबा जिसमें कब्जा दे दिया गया हो। क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? नहीं आवश्यक है, बिल्कुल नहीं, क्रॉस लगा हुआ है सर इसमें। मुस्लिम हिबा, नंबर दूसरी स्थिति, मुस्लिम हिबा केवल कागज पर लिखा गया हो लेकिन कब्जा ना दिया गया हो। क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? वो हिबा ही अवैध होगा सर, रजिस्ट्रेशन की तो बात बहुत दूर की है। नंबर तीसरा है मुस्लिम हिबा दस्तावेज में किया गया हो और कब्जा भी दिया गया हो। दस्तावेज यदि केवल स्मरण हेतु है तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 की व्याख्या करके अभी बताया था, ये उसी के तहत ये चीज यहाँ पर लागू हो रही है। महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष को सर हम इसमें देख लेते हैं। जो कानूनी निष्कर्ष है उसको सर हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लॉ के तहत संपत्ति का दान कोष्टक में हिबा केवल तब वैध होता है जब कब्जा प्राप्तकर्ता को सौंप दिया गया हो। केवल लिखित हिबानामा या रजिस्ट्रेशन से यह वैध नहीं माना जाएगा।
ये जो गुलाम अहमद वाला मामला है सर, पूर्ण खंडपीठ का निर्णय है ये। और इसमें जो मुख्य प्रश्न जो सामने आता है कि क्या मुस्लिम विधि में अचल संपत्ति के मौखिक हिबा दान के लिए रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज अनिवार्य है। तो इसमें जो मैंने आपको ऊपर पूरी डिटेल बताई दी है कि 123, 129 ये धाराएं मुस्लिम विधि द्वारा नियंत्रित मौखिक हिबा पर लागू नहीं होती हैं। मौखिक हिबा पर सर आप याद रखना। और मौखिक हिबा का जब याददाश्त हिबानामा लिखा जाता है तब उस पर भी लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो खाली एक कागज है, उस समय हक का ट्रांसफर नहीं होता। हक का ट्रांसफर आप पहले ही कर चुके होते हैं, तो उस पर भी ये लागू नहीं होती है। यानी मुस्लिम दान को इन धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत लिखत की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हिबा मौखिक रूप से किया गया हो और कब्जा दे दिया गया है तो वह पूर्ण रूप से वैध पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर सर हम आ चुके हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन यदि हिबा लिखित रूप में किया गया हो तो इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं सर? दो भेद हैं, दो पॉइंट हैं, दो निष्कर्ष हैं, दो नजरिए हैं। उसमें नंबर 1 हम देखते हैं। मैंने इसको लाल और ग्रीन अलग अलग किया हुआ है सर, ताकि आपको दोनों चीजें इसमें अलग अलग समझ में आ जाएं। जो दो नजरिए जो इसमें बताए गए हैं, यदि वह हिबा के समय ही निष्पादित यानी एग्जीक्यूटेड किया गया है, यानी दान के साथ समकालीन, जैसा कि धारा 129 की व्याख्या में मैंने आपको बताया था संपत्ति अंतर अधिनियम की, वही बात सर यहां पर आ गई है ई बुक के अंदर भी। यदि वहां हिबा के समय ही निष्पादित मतलब एग्जीक्यूटेड किया गया है, यानी दान के साथ समकालीन, तब उस लिखत का पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट यह है कि लेकिन यदि लिखत दस्तावेज दान के बाद केवल एक स्मरण पत्र, जिसको हम मेमोरेंडम भी कहते हैं या याददाश्त हिबानामा भी हम कह सकते हैं, के रूप में बना है, तब उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वह केवल किए गए दान का प्रमाण है, उसका आधार नहीं है। वो खाली एक कागज है, एक दस्तावेज है, जो पहले किए गए कार्य के बतौर एविडेंस के रूप में लिखा गया है। ताकि मौखिक किया गया, आप उसको साबित कैसे करेंगे? कहां से आप गवाहों को लाना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा, बड़ा डिफिकल्ट होगा। कागज ही नहीं होगा भाई, अधिकारी तो कागज मांगते हैं। तो हालांकि मुस्लिम कानून के तहत तो वो वैध है, लेकिन आप उसको साबित कैसे करेंगे? आपको उसको कोई तो लिखित रूप तो देना पड़ेगा जो मौखिक किया गया है। तो उसका जो आप याददाश्त तैयार करेंगे तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है। ये सर हमारे दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुके हैं। मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आपको हिबानामे पे पूरा क्लियरिफिकेशन हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके लिए इसमें तैयार करके रखी हैं। न्यायालय की भाषा में निष्कर्ष: यदि हिबा पहले ही मौखिक रूप से कर दिया गया हो और बाद में कोई दस्तावेज केवल स्मरण हेतु लिखा गया हो तो वह रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के अधीन अनिवार्य पंजीकरण की परिधि में नहीं आता। प्रभाव क्या होगा सर इसका? परिस्थिति और रजिस्ट्रेशन: मौखिक हिबा प्लस कब्जा दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। मतलब मौखिक हिबा कर दिया गया, कब्जा दे दिया गया, आवश्यक नहीं है। लेकिन लिखित हिबा उसी समय संपत्ति ट्रांसफर, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है मुस्लिम लॉ के तहत। लिखित हिबा केवल स्मरण पत्र बाद में किया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। व्यवहारिक महत्व को हम देख लेते हैं सर। इसको व्यवहारिक पहलू: यह निर्णय मुस्लिम समुदाय द्वारा संपत्ति के हिबा मामलों में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पर उत्पन्न भ्रम को, कंफ्यूजन्स को, डाउट को दूर करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ स्वतंत्र रूप से लागू होता है जब तक कि उसमें कोई कानून स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप ना करे। अब एक और सवाल जो अक्सर उठता है और अक्सर व्यूअर्स के द्वारा भी पूछा जाता है और हमारे सामने परिस्थिति भी आती है कि बाद में जो याददाश्त हिबानामा स्मरण पत्र लिखा जाएगा, क्या उसके लिए स्टाम्प पर लिखा जाना आवश्यक है या सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है? उत्तर है सर इसका: यदि कोई हिबा जो दान है मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक रूप से पहले ही कर दिया गया हो और कब्जा, जिसको हम पोजेशन भी कहते हैं, वो भी दे दिया गया हो, तो बाद में जो हिबानामा स्मरण पत्र, जिसको हम मेमोरेंडम भी कहते हैं, लिखा जाता है, वह केवल उस मौखिक दान का प्रमाण, एविडेंस होता है, कोई नया अधिकार नहीं बनाता। इस स्थिति में स्टाम्प पेपर पर लिखना अनिवार्य नहीं होता है। आप उसे साधारण हरे कागज पर भी लिख सकते हैं। मेरे एक व्यूअर्स ने
दो एक महीने पहले कमेंट्स करके भी इस पे पूछा था। काफी समय से दो तीन चार बार उन्होंने कमेंट्स की थी कि क्या सर सादे हरे कागज पर भी हिबा लिखा जा सकता है। तो ये बात जो सवाल था उसका जवाब दो शब्दों में नहीं दिया जा सकता था सर। ये जो मैं आपको ऊपर से समझाता हुआ आ रहा हूं अभी 20-25 मिनट से, उसके बाद मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूं तो ये आपकी समझ में आ रहा है। अब यदि मैं उन व्यूअर्स को कमेंट्स में जवाब दे देता कि हाँ किया जा सकता है, अब वो उसी दिन की तारीख में लिख के उसी दिन उसको एग्जीक्यूट करते और साथ हरे कागज पर लिख लेते, तो वो ये मानते कि वो हिबानामा विधि अनुसार हो गया, जबकि उससे उनको विधि अनुसार कोई मालिकाना हक ही प्राप्त नहीं होता। यही कारण है सर कि मैं हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं। उसका रीजन है क्योंकि यदि मैंने आपको आपकी उस कमेंट्स का जो आप वीडियो के नीचे करते हैं जवाब दे दूं, तो आप उससे एक तरीके से भ्रम में पड़ जाएंगे, आप डाउट में पड़ जाएंगे, आप कुछ गलत तरीके से उस बात को समझ लेंगे। इसीलिए मैं पूरा वीडियो डिटेल में कानून के तहत बना के उसको बारीकी के साथ स्पष्ट करने के बाद आपको जवाब दे रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको ये जवाब अब समझ में आ चुका होगा। हम इसको आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि आप उसे साधारण हरे कागज पर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब मौखिक मान्य है और उसको एक बतौर एविडेंस के आप लिख रहे हैं, तो आप उसको सादे हरे कागज पर भी लिख सकते हैं, आप उसकी नोटरी भी करवा सकते हैं। एक स्मरण पत्र है, वो खाली नोटरी वकील साहब उसको सत्यापित कर देंगे कि हाँ आपके बीच में पहले ऐसा हुआ था, और एक स्मरण पत्र के रूप में, याददाश्त हिबानामे के रूप में वो आपके पास सुरक्षित रखा रहेगा। कोई स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक पॉइंट है, जब हिबा पहले ही पूरा हो चुका हो, दिया गया हो, कब्जा दे दिया गया हो। नंबर दूसरा है, और बाद में लिखा गया दस्तावेज उस घटना का स्मरण मेमोरेंडम ऑफ पास्ट गिफ्ट है। तीसरा है, तब वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट नहीं माना जाता बल्कि रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट माना जाता है, इसलिए उसमें कोई स्टाम्प की भी आवश्यकता नहीं है। इसी कारण वह स्टाम्प एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं होता है। ये सर आपके सवाल का जवाब दे दिया है मैंने, जो आपने कमेंट्स करके पूछा था कि क्या सर सादे हरे कागज पर भी हिबानामा लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद अब आपकी समझ में स्थिति आ चुकी होगी कि वो किस प्रकार का हिबानामा लिखा जाएगा। दूसरे प्रकार का नहीं, वो मौखिक हिबानामा जो याददाश्त के रूप में उसे लिखा जा सकता है, और यदि आपने उसी दिन एग्जीक्यूट हर चीज की और आपको उसको लिख लिया तो वो विधि अनुसार लिखा नहीं माना जाएगा, मुस्लिम विधि के अनुसार भी नहीं माना जाएगा, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी उससे आपको मालिकाना हक प्राप्त हो पाएगा। संबंधित निर्णय है सर इसमें गुलाम अहमद शफी का, जो मैंने आपको पहले भी दो बार बताया है, where the return is made after the deliver of possession and is merely of record of memorandum, it does not require registration of stamp act। अब इसमें निष्कर्ष को हम देख लेते हैं सर। स्थिति है, हिबा का स्मरण पत्र दान पहले ही मौखिक रूप से हो चुका है, केवल प्रमाण हेतु लिखा गया है, तो इसमें स्टाम्प पेपर आवश्यक नहीं है। दूसरा है, हिबा का विलेख जो स्वयं ही दान का माध्यम है, हाँ उसमें स्टाम्प पेपर आवश्यक है, और उससे अधिकार, कारण कि वो अधिकार उत्पन्न करता उसी समय समकालीन समय में, प्रेजेंट समय में वो एग्जीक्यूटेड हुआ है, तो स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आपको उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना आवश्यक है। सलाह, एडवाइस क्या एडवाइस दी गई है सर इसमें? फिर भी यदि भविष्य में इसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करना हो, तो इसे न्यूनतम 10 या 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखना बेहतर होगा, ताकि उस पर साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 34 या 91-92 के अंतर्गत आपत्ति न उठे। लेकिन यह वैधानिक आवश्यकता नहीं, केवल व्यवहारिक सुझाव है। अब हम सादे हरे कागज पर लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक व्यवहारिक सुझाव है ये कि आप उसको 500 रुपए के स्टाम्प पर या 1000 रुपए के भी स्टाम्प पर आप लिख लें तो बेहतर रहेगा। आप 50, 100, 500, 1000, अगर आप 1000 पे भी लिखते हैं अधिकतम तो भी बेहतर रहेगा। ये एक व्यवहारिक सुझाव है। प्रश्न नंबर 2 है सर हमारा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर आज के इस वीडियो का हमारे। याददाश्त हिबानामा, जिसको मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट कहते हैं, को बिना स्टाम्प पेपर के ये सादे हरे कागज पर किस कानून की कौन सी धारा के अंतर्गत लिखा जा सकता है? ये सबसे बड़ी बात हो गई सर कि आखिर हमने ये चुन तो लिया कि ये सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन कहाँ दिया हुआ है सर? तो वो देखते हैं, इसका विधिक उत्तर और विधिक आधार।
जो मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था कि मैं धारा 3 को आपको आगे बताऊंगा। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 3, इंस्ट्रूमेंट पर शुल्क कब लगेगा? स्टाम्प ड्यूटी केवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर लगती है जो किसी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को सृजित करती है, क्रिएट करती है। अब जो याददाश्त हिबानामा है वो ना तो कोई राइट दे रहा है आपको, बाद में आप कर रहे हैं, बाद में आपको कोई राइट नहीं दे रहा है, राइट्स आप पहले ही दे चुके हैं। ना कोई टाइटल ट्रांसफर हो रहा है बाद में, वो आप पहले ही कर चुके हैं पूर्व में 2, 3, 4, 8 साल पहले। और ना ही कोई इंटरेस्ट उससे सृजित हो रहा है, इंटरेस्ट भी आप पहले ही कर चुके हैं, कब्जा भी डिलीवर आप कर चुके हैं, उस समय कोई कब्जा भी डिलीवर नहीं हो रहा है, और उससे कोई क्रिएट ही नहीं हो रहा है, जो भी क्रिएशन था वो पहले हो चुका है। तो अब बाद में धारा 3 के तहत वो स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। हस्तांतरित, इसमें आगे बताया गया है, हस्तांतरित, ट्रांसफर, सीमित, लिमिट, विस्तारित, एक्सटेंड या विलय, एक्सटिबिश करते हैं आप। तो इसमें ये चीज सर आपको क्लियर हो चुकी है कानून की भी। कानून के तहत सर मैंने आपको जवाब दिया है। आज का सारा वीडियो पूरे कानून के तहत ही मैं बिल्कुल धाराओं के साथ आपको क्लियर कर रहा हूं, ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके मन में जो डाउट और भ्रम आप हमेशा पैदा होते हैं वो हमेशा के लिए आपके दूर हो जाएं। इसी के लिए मैंने बड़ी चीजों का, सभी कानूनों का समावेश करके इस ई बुक को तैयार किया है। ये जो मैंने ई बुक तैयार की है ये विभिन्न कानूनों का एक समावेश है। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी कहता हूं। ये सारे कानून आपको एक जगह कहीं नहीं मिलना है सर। ये जो मैंने आपको टीपी एक्ट की जैसे धारा पढ़ के बताई है, तो इसमें सिर्फ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धाराएं लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आप देख रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा ही लिखी हुई है, जो धारा 17 है, 18 है। और इसी प्रकार से आप ये जो देख रहे हैं ये मुस्लिम विधि, इसमें सिर्फ मुस्लिम विधि ही आपको मिलेगी। लेकिन मेरी ई बुक में आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धाराएं भी मिलेंगी, स्टाम्प अधिनियम 1899 की धाराएं भी मिलेंगी, और मुस्लिम विधि के भी प्रावधान भी इसमें मिलेंगे। ये सभी कानूनों का एक जगह इकट्ठा करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए ही मेरे द्वारा ई बुक तैयार की जाती है सर, ताकि आपको सभी चीजें एक जगह प्राप्त हो सकें। और मैं इसके अंदर से पढ़ के भी आपको जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आप इससे परिचित हो लें कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। और इसकी जो पीडीएफ है उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। लेकिन यदि हिबा पहले मौखिक रूप से पूरा हो चुका हो, यानी दान प्लस कब्जा दे दिया गया हो और दस्तावेज सिर्फ स्मरण हेतु लिखा गया है, तो वह किसी नए अधिकार का सृजन नहीं करता, अतः इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और धारा 3 के तहत स्टाम्प शुल्क लागू नहीं होगा। ये सर क्लियर हो चुकी है स्थिति। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17, यह धारा उन दस्तावेजों को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाती है जो अचल संपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित करते हैं। लेकिन अगर हिबा पहले मौखिक रूप से हो चुका है और मेमोरेंडम केवल उस पूरी हुई घटना का एक प्रमाण है, तो ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं होता है। ये भी सर आपके सामने क्लियर हो गया। तीसरी स्थिति है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91। अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया, उसमें धारा 1, 2 ऊपर नीचे हो गई है, मैंने वही लिख दी है इसमें। यह धाराएं कहती हैं कि यदि कोई मामला लिखित दस्तावेज से संबंधित है तो मौखिक साक्ष्य से उसका खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि दस्तावेज सिर्फ याददाश्त के लिए लिखा गया है तो वह उन धाराओं के अधीन पूर्ण साक्ष्य माना जा सकता है। इसका भी निष्कर्ष हम देख लेते हैं सर। लीगल कंक्लूजन, स्टाम्प शुल्क से छूट, बीच में कानूनी धारा और अंत में विवरण। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की सेक्शन 3, यदि दस्तावेज केवल स्मरण हेतु हो तो ये स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। दूसरा है विषय रजिस्ट्रेशन से छूट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 17 से इसको छूट क्यों दी गई है? क्योंकि कोई नया अधिकार ना बनाए इसमें। यदि दस्तावेज दान के बाद सिर्फ स्मरण के लिए हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन से छूट है। मौखिक हिबा को मान्यता, मुस्लिम पर्सनल लॉ प्लस न्यायिक व्याख्या, हिबा मौखिक रूप से प्लस कब्जा देने से पूरा हो जाता है, उसको मान लिया जाता है। अब इसमें व्यवहारिक सलाह है सर थोड़ी सी। याददाश्त हिबानामा,
सादे हरे कागज पर आप लिख सकते हैं। स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता नहीं है, परंतु दस्तावेज पर दिनांक, हस्ताक्षर, गवाह और हिबा की तिथि आप अवश्य लिखें, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि ये पूर्व में आपके द्वारा किया जा चुका है। इससे आगे बताया कि यदि अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना हो तो न्यूनतम मूल्य के स्टाम्प पर लिखना बेहतर होता है, यद्यपि वो आवश्यक नहीं है। लिख लें सर, आप 1000 रुपए के स्टाम्प पर लिख लें, 500 रुपए पर लिख लें आप, ये आपके लिए ही बेहतर है, कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदेमंद है। उस पर आप जो है कि फोटो भी लगा दें, आधार कार्ड भी, उनके आधार नंबर भी लिख दें और गवाह भी उसमें वो पूरे हिबानामे के जो नियमानुसार लिखा जाता है उसकी ड्राफ्ट भी है सर। आगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, हमारा वीडियो अगर कम समय में बन जाता है तो मैं ड्राफ्ट भी आपको बता दूंगा। मंसूर साहेब डेड एंड अदर्स विरुद्ध सलीमा डी बाय LRS एंड अदर्स, ये 20 दिसंबर 2024 का है। मौखिक हिबा पे ही आधारित है, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। ये मौखिक हिबा साबित नहीं कर पाए सर, तो निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उस मौखिक हिबानामे को नहीं माना, और ये टिप्पणी ये उसमें दिया गया, बताया गया कि मौखिक हिबा मान्य है यदि उसमें 3 शर्तों को पूरा किया जाता है। हिबा कर्ता द्वारा हिबा की घोषणा, हिबा ग्रहीता द्वारा उसका स्वीकार किया जाना और कब्जे का डिलीवर किया जाना, तो मौखिक हिबा मान्य होगा। इस मामले में ये लोग साबित ही नहीं कर पाए थे, तो निचली अदालत से लेकर ऊपर तक की अदालत ने यही माना। निचली अदालत ने क्या माना, यह मानते हुए कि मौखिक हिबा ने 3 आवश्यक तत्व पूरे नहीं किए, खासकर घोषणा। जो जजमेंट है, ये लेटेस्ट जजमेंट है सर 2024 का, इसको मैं अंत बता देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट का जो है कि घोषणा, स्वीकृति और कब्जा पूर्ण नहीं हो पाए, इसलिए हिबा को अवैध घोषित किया गया था इसमें। और इसका जो मुख्य निष्कर्ष जो अंत में निकाला था वो भी मैं बता देता हूं सर आपको, कि बिल्कुल ये सही बात है कि मंसूर साहिब विरुद्ध सलीमा प्रकरण में निचली अदालत, उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट, तीनों न्यायालयों ने एक मत होकर यही निष्कर्ष निकाला कि हिबा दान वैध नहीं है, क्योंकि इसके 3 आवश्यक तत्व घोषणा, स्वीकृति और कब्जा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। ये इस फैसले में बताया गया है। अब ये सर जो है या याददाश्त हिबानामे की ये एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार की है, लेकिन चूंकि वीडियो सर अगर मैं इसको आपको समझाने शुरू किया मैंने तो तकरीबन 15-20 मिनट सर और लग जाएंगे। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं स्पेशली याददाश्त हिबानामे की ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी और उसमें किन किन कानूनी बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सर आपके लिए अपलोड करूंगा। और ये आप देख रहे हैं ये सब ई बुक ही है। इसका ऊपर का टाइटल से भी मैं आपको परिचित करा दूं, क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें कानून की परिभाषा मैंने आपको बता दी। हिबा की वैधता हेतु आवश्यक तत्व, भारत में अचल संपत्ति से संबंधित कानून, मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा का कानूनी आधार, याददाश्त हिबानामा, प्रमुख निर्णय, व्यवहारिक पहलू, हिबा विलेख बनाने की प्रक्रिया, कुछ क्वेश्चन आंसर, निष्कर्ष और सुझाव, और डिस्क्लेमर है सर अंत में, और उसके बाद प्रस्तावना है। तो ये आज के इस वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक था, क्या भारत में अचल संपत्ति के हिबा का पंजीकरण अनिवार्य है, इस पे मैं मुस्लिम विधि के तहत आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी सर दे चुका हूं। कानून के तहत दे चुका हूं मैं। स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 3 के भी तहत मैंने आपको जानकारी दी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 की व्याख्या करके भी मैंने आपको समझाया। मुस्लिम विधि के तहत भी मैंने आपको जानकारी दी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत भी आपको जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि आपको हिबानामे से संबंधित जो कंफ्यूजन्स और डाउट हैं आपके मन में, वो पूर्णतः क्लियर हो चुके हैं। मैंने उन कानूनों को, उन लॉ को ही आपके समक्ष रख दिया है सर, और उन साइटेशनों को भी आपके समक्ष रख दिया है, और उसको लिखित रूप में ई बुक के अंदर भी मैंने दे दिया है। मेरे कई व्यूवर्स मुझसे कहते हैं कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका PDF आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं, तो मैं ई बुक के रूप में PDF आप लोगों के लिए तैयार कर लेता हूं, सभी कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके, ताकि आपको आसानी से वो प्राप्त हो सकें और आप उससे एक मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन ले सकें। ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए सर, आप इसको किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, किसी सरकारी कार्यालय में पेश नहीं कर सकते। ये ई बुक है जिससे आप अपना स्वयं का उपयोग करके आप अपना मार्गदर्शन, एक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मेरे द्वारा डिस्क्लेमर भी इसलिए विशेष तौर से दी जाती है
लेकिन आप इसमें जो दिया हुआ है उसकी मेन बुक आप कोर्ट में जरूर पेश कर सकते हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 का हवाला दिया, तो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो बुक है ये आप इसके तहत जज साहब को बता सकते हैं इसका हवाला कि सर उस कानून के तहत दिया हुआ है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में ये मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के तहत आप बता सकते हैं हवाला। ये संपत्ति अंतरण अधिनियम है क्योंकि ये इसके तहत आप जज साहब को खोल के बता सकते हैं किताब कोर्ट में, दावे में, मुकदमे में या कहीं भी आपको आवश्यकता महसूस होती है। अब चूंकि ये तीनों कानून, ये चारों कानून, ये सारे न्याय दृष्टांत आपको इन बुकों में अलग अलग तो मिलेंगे नहीं। मैंने इन सबको एक ही जगह करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया है सर। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है और प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जो इसकी लिंक भी इसी के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। लगभग 100 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में उस पर अपलोड कर चुका हूं और ये कार्य निरंतर जारी है। आप लोगों की जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती हैं मैं उनको सॉल्व करने के लिए उसकी अध्ययन भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ और उन सभी कानूनों का समावेश करके आपका एक एक रास्ता प्रदान करने के, एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का एक मेरा प्रयास है, ताकि इस ई बुक के रूप में आपको एक ऐसी गाइडलाइन प्राप्त हो जिससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये सिर्फ कोशिश है सर, दावा नहीं है। और जो कमेंट्स आपके द्वारा की जाती हैं तो हर कमेंट्स का सर जवाब देना तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने आपको बीच में भी बताया था कि यदि ये मैं हिबानामे के आधार पर उनको जवाब दे देता कि सादे हरे कागज पर कर लें और वो ये क्लियर उनके मन मस्तिष्क में ये क्लियर नहीं हो पाता कि वो पूर्व में किया गया हिबानामा का याददाश्त तो हिबानामा सादे हरे कागज पर भी कर सकते हैं या स्टाम्प पर भी कर सकते हैं, और वो बिना क्लियर हुए वो उसी दिन उसको एग्जीक्यूट करके कर लेते तो वो उसमें उन्हीं का नुकसान हो जाता। तो इसलिए हर कमेंट्स की सलाह मैं नहीं दे पाता हूँ। और कई व्यूअर्स मुझसे संपर्क भी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीगल कंसल्टेंस की मेरी एक लिंक भी दी हुई है। उसमें मेरी पूरी नियम और शर्तें लिखी हुई हैं सर, कि आप यदि मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसमें मेरी जो फीस है वो भी लिखी हुई है। आपको वहीं से उसको जमा कराना होगा, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना होगा और आप किस मुद्दे पर मुझसे कानूनी सलाह चाहते हैं, क्या आपकी समस्या है, आप मुझसे क्यों संपर्क करना चाहते हैं, वो लिख कर व्हाट्सएप पर आपको मुझे भेजना होगी और उससे संबंधित दस्तावेज भी सर आपको भेजना होंगे। तब उसके बाद में उसका डीपली अध्ययन करूंगा और जहां तक आपको उसमें सुझाव मिल सकता है आपकी समस्या हल होने का मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये दावा कोई हारने जीतने का नहीं है, क्योंकि हार और जीत कोर्ट में जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर की जाएगी। लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपको उसमें कानूनी रास्ता दिखाने की कोशिश में करूंगा। तो उस पे जो आपकी क्योरी है, क्योंकि आपके मन में कुछ तो बात आई कि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आपने मुझे फीस जमा कराई, कोई तो क्वेश्चन होगा, तो वही बातें आपको लिख के सर देना। फिर उसके बाद फिर मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा व्हाट्सएप के जरिए भी, और जरूरत हुई तो फोन कॉल लगाकर भी। तो यही वजह है सर कि मैं जो है कि कुछ बातों का जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि उससे डाउट और कंफ्यूजन क्लियर होने लगते हैं। तो वो डाउट और कंफ्यूजन को दूर करना तो सर मेरा कार्य है, वो भला मैं उत्पन्न कैसे होने दे सकता हूं आप लोगों को। तो इस प्रकार से सर मैंने आज के वीडियो में आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है और मेरे चैनल पर विभिन्न कानूनों के तहत विभिन्न लॉ टॉपिकों पर वीडियो अपलोडेड हैं। आप को यदि कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। एक बात की जानकारी और दे दूं सर मैं आपको कि ये हिबानामे से रिलेटेड वीडियो मैंने अभी बनाना चालू किए हैं। अब अगला वीडियो उसकी ड्राफ्टिंग पे बना दूंगा सर, क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। कई कमेंट्स करके कहते हैं कि सर आपका वीडियो काफी लंबा हो गया। अब आप खुद देखें सर कि यदि इतनी बातों को मैं नहीं समझाता तो आप उसको किस प्रकार से समझ पाते। मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया उसको। तो इसके बाद में आपके हिबानामे के ऊपर ही 2, 3, 4, 5 वीडियो और जो इससे रिलेटेड है वो अलग अलग बनाऊंगा, तो ताकि आपको पूरा क्लियरिफिकेशन उसमें हो सके। वैसे इस वीडियो में लगभग संपूर्ण क्लियरिफिकेशन मेरे द्वारा कर दिया गया है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।